लेह हिंसा में क्या कांग्रेस का हाथ, क्या नेपाल जैसी साजिश की प्लानिंग? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी हिंसा के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष भी पलटवार कर रहा। कांग्रेस इसे मोदी सरकार की नाकामी बता रही तो फारूक अब्दुल्ला फिर से चिंगारी भड़कने की चेतावनी दे रहे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट से लेकर समाजवादी पार्टी से जेनजी का आंदोलन बताकर जस्टिफाई करने में जुटी है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। लेह हिंसा के 24 घंटे बाद भी देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही कि लेह जला या जलाया गया। लेह में हिंसा आगजनी क्या सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या फिर एक सुनियोजित साजिश? क्या लेह में जानबूझकर अराजकता फैलाई गई? क्या मोदी को चुनावी मैदान में हरा नहीं पा रहे, इसीलिए अब हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा? सवाल ये भी कि लेह हिंसा के बाद किस किस को मौका टाइप फील हो रहा। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि विपक्षी नेताओं के बयान कुछ इसी तरह आ रहे। सबसे पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला को। बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए, इंतजार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। फारूक अब्दुल्ला केंद्र पर निशाना साध रहे, जांच से पहले ही सर्टिफिकेट दे रहे कि लद्दाख में हिंसा के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पीएम मोदी से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा और शिवसेना उद्धव गुट हिंसा को आंदोलन बताकर इसे सही ठहराने में जुटे। कांग्रेस को इल्जाम दोगे तो हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हम अमन चैन कायम कर लेंगे। एक तरफ जल रहा है मणिपुर 2.5 साल से, दूसरी तरफ पश्चिम में आपने आग लगा दी। मोदी जी वास्तविकता पे आइए, आप अक्षम साबित हो रही है। आप यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। जब मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो जो जो बातें उन्होंने बोला है उसके सब उल्टा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप आरोप कांग्रेस पे करते हैं। कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है तो आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है। जिस सड़क पर है तो आप उनको गुनहगार क्यों ठहरा रहे हो, उनके ऊपर क्यों गोली चला रहे हो? ये भारत के सीमावर्ती राज्य है, खास करके चाइना बॉर्डर है। वहां की युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु, काहे के? जनता आक्रामक है, जनता के मन में असंतोष है तो बाहर आ जाएगा। आप उनको दबा नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। विपक्ष में यह खलबली इसलिए मची है क्योंकि लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया। बीजेपी लेह में हुई हिंसा को विपक्ष की हताशा का नतीजा बता रही। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पर बीजेपी किन सबूतों के आधार पर आरोप लगा रही, ये साबित करने के लिए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कई वीडियो शेयर किए और आरोप लगा दिया कि लद्दाख हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ होना निर्विवाद है। अमित मालवीय ने एक पोस्ट में 2 वीडियो शेयर कर दावा किया कि 23 सितंबर को लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्षद दोरजे नोरबू ने घोषणा की हजारों या लाखों सीआरपीएफ तैनात कर ले या एफआईआर दर्ज हो जाए तब भी बीजेपी दफ्तर जाकर पथराव का नेतृत्व करूंगा। दूसरे वीडियो में कांग्रेस पार्षद दोरजे नोरबू लेह में बीजेपी दफ्तर के पास दिखाई दे रहे आग लगने से कुछ ही देर पहले। अगले पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा, अराजकतावादी सोनम वांगचुक ने सबसे पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया और कांग्रेस की मदद से 24 सितंबर को लेह में आग लगा दी। गृह मंत्रालय भी सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बता चुका है। सीबीआई भी सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेशी फंडिंग की जांच कर रही। तो सवाल है कि क्या लेह को हिंसा की आग में जलाने के पीछे विदेशी फंडिंग भी है? जो भारत में सोरोस टाइप चल रहे हैं प्लान, इसमें बैक्ड बाय
सोरोस फंडेड एनजीओज, और ये हमारे इसमें पड़ोस में चाइना भी है, सबकी नजर है। तो ये जो डीप स्टेट चाहती है, आपने देखा किस तरह बांग्लादेश और नेपाल में हालात बने, श्रीलंका में हालात बने। अब उनकी कोशिशें रहती हैं कि इंडिया में भी करवाया जाए, और हमारे कुछ पॉलिटिशियन हैं जो उनका काम करने के लिए तैयार हैं। अब उनका मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता। सवाल है कि जब 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ बैठक तय थी तो बैठक तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या प्रदर्शनकारी 14 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? लेकिन असल समस्याओं पर बातचीत टालकर हिंसा को क्यों चुना गया? अगर ये सिर्फ संयोग नहीं तो फिर क्या सत्ता विरोध की आड़ में एक बड़ी साजिश रची जा रही? क्या भारत में नेपाल बांग्लादेश जैसी अराजकता की स्क्रिप्ट दोहराने की कोशिश हो रही? क्या लोकतंत्र के नाम पर विपक्ष हिंसा की राह पर चल पड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, नीलोफर मसूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता, और एडवोकेट सोमनाथ भारती हैं, पूर्व मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दें इससे पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है लद्दाख हिंसा को लेकर। नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को हिंसा में शामिल किया गया है। 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। लद्दाख में जो हिंसा के वक्त मौजूद थे ये सारे पुलिस के रडार पर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है लेह हिंसा को लेकर। तो सवाल ये उठता है कि लेह क्या वाकई जला नहीं जलाया गया? क्या इसमें वाकई साजिश थी? क्या इसमें नेपाल वाला ट्रेलर दिखाने की कोशिश हो रही थी? क्या ये सब कुछ एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत हुआ? क्योंकि पहले से बातचीत प्रस्तावित थी कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है। तो फिर यह आंदोलन हुआ और आंदोलन सड़क पर उतरे, वहां तक ठीक था। लेकिन इस तरीके का आंदोलन की सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंक दिया जाए, बीजेपी हिल काउंसिल के दफ्तर को फूंक दिया जाए, यह लोकतंत्र में प्रदर्शन का तरीका हो सकता है क्या? और फिर सवाल उन नेताओं से पूछे जाएंगे कि आखिरकार इस तरीके के प्रदर्शन को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है कि किसी भी एक विचारधारा के लोग सड़क पर उतरे और दूसरी विचारधारा के लोगों के दफ्तर को फूंक दिया जाए? यह डेमोक्रेसी है क्या? चलिए अब मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। नीलोफर मसूद जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कहा जाएगा कि बाहर के लोग शामिल थे, तो उनको तो अंदेशा था और पता भी होगा, बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, कि बाहर के लोग शामिल थे, जानकारी थी, इसीलिए पहले से वो शक जता रहे थे। या फिर कह लीजिए कहावत हमारे यहां कही जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, मुझे लगता है अगर हम पोस्ट 370 के बाद देखें तो कंटिन्यूअसली एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो लद्दाख की तरफ से हमें नजर आया, तो वहां पर इग्नोर किया गया उन्हें। आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉजिटिव साइन उनको दिखाई गई, जहां पर वो अपनी फुल स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए साथ में लेजिस्लेशन होनी चाहिए वहां पर। और उनका एक और डिमांड था कि 6 शेड्यूल में उनका जो है लद्दाख आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी थी सेंटर के पास, तो दैट वर नॉट हर्ड एंड इवन कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला इनको। एंड मुझे लगता है एक वो बॉइलिंग पॉइंट पर शायद इनका वो सब्र जो था, सब्र का पैमाना जो वो गिर गया। एंड अनफॉर्चुनेटली यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड। और साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, वहां पर चाइना है, यू कैन नॉट नलिफाई और नेगेट द इनफ्रिंज एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही क्यों करना था, या ऐसा हॉस्टिलिटी के साथ हमें उनके साथ बिहेव ही क्यों करना चाहिए था, जहां पर किसी और इनफ्रिंज एलिमेंट को मौका मिल जाता कि इस मौके को वो। नीलोफर मसूद, क्या बिहेव गलत किया गया जी? क्या गलत बिहेव किया गया? देखिए, गलत बिहेव मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल से इग्नोर किया गया उनको। नहीं, गलत बिहेव क्या किया गया? आपने कहा ना गलत बिहेव किया गया, इसलिए वो अचानक से हिंसा पर उतर आए। क्या गलत बिहेव किया गया, मुझे बताइए। मैंने उस वक्त की बात नहीं कर रही, कॉन्टिन्यूटी में फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर। तो कॉन्टिन्यूटी में 6 अक्टूबर को बैठक होनी थी मैडम, 14 दिन की बातचीत थी। डिमांड थी, आप कह दीजिए कि 6 अक्टूबर को मीटिंग नहीं होनी थी। एक जी कह दीजिए कि 6 अक्टूबर को मीटिंग पहले से तय नहीं थी। बिल्कुल थी, लेकिन इतनी मीटिंग है आज तक तो निकला क्या? नहीं, निकला क्या? अरे निकला क्या? आप अपने लाइन की शुरुआत नीलोफर मसूद करें। पोस्ट 370 डेमोक्रेसी को आप अपने जवाब की शुरुआत करें। पोस्ट 370 6 साल काफी नहीं है। पोस्ट 370 क्या होता है? पोस्ट 370 अगर वो चाहते हैं कि ये जवाब क्या आपने, मैं करण वर्मा नीलोफर मसूद अपने जवाब की शुरुआत करती है पोस्ट 370।
तो क्या ये उकसाने वाली बातचीत नहीं है कि जो लोग नीलोफर मसूद को सुने तो वो कहें कि देखो रे आए 370 जबकि 370 इस देश के संविधान के उलट था। नीलोफर जी आपका मैडम हुआ 1.5 मिनट आपने अनइंटरप्टेड बोला। आप करण वर्मा को सुनिए। और करण वर्मा, मैंने एक सवाल पूछा था, एक कहावत कह के कि चोर की दाढ़ी में तनका। आप देखिए 20 नेपाली लोगों की बातचीत शामिल होने की सामने आ रही है। देखिए राकेश जी, इन्होंने 2019 के बाद की बात करी। ये भूल जाती हैं 70 साल तक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस नहीं मिला। वहां कितने लोग खुश थे कि उसको यूनियन टेरिटरी का पहली बार स्टेटस मिला। राकेश जी, ऐसे नहीं बात हो सकती अगर ये बीच में बार बार। मैडम सुनिए ना, आपके बीच में कोई नहीं आया, मैंने भी कोई इंटरजेक्शन नहीं किया। अभी करण वर्मा को सुन लीजिए, फिर सोमनाथ भारती जी है, मैं उनके पास जाऊंगा। सुनिए करण वर्मा बोलिए। ये जो इसको जिस तरह से दिखा रहे हैं राकेश जी, मैं तो उल्टा कहूंगा सरकार ने इन्हें बहुत लंबी रस्सी दी है। 6 अक्टूबर को तो फिर बातचीत होने जा रही थी। जरा हमें पता होना चाहिए ये जो व्यक्ति है सोनम वांगचुक, इसकी स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। इसके अंदर इतनी हिम्मत है ये कहने की कि हमारे देश की सेना इतनी निराश है अग्निवीर से कि हो सकता है जो गुरखा है वो चीनी सेना को ज्वाइन कर ले। ये स्टेटमेंट जो व्यक्ति दे सकता है ऑन रिकॉर्ड, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध बैठ के कह सकता है ये हमारी जमीन है। ऐसे टाइम पे जब एलएसी से क्या टेंशन हुई चाइना से, हमें पता है 2020 में, 2019 के बाद के क्या हालात रहे। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कोई चीज होती है आपके लिए या नहीं होती है, या वैसे ही आप बनाना चाहते हैं जो आपने कश्मीर का हल किया था 370 से पहले, आपके अब्दुल्लाज और मुफ्तीज इन सब ने मिलकर जो हल किया था। तो ये एक बहुत ही खराब मंसूबा था और आज हमने देख लिया जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स को आग लगाई जाती है, सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ा दी जाती है। इस व्यक्ति के मंसूबे बिल्कुल साफ थे कि हमें अराजकता लेकर आनी है, सड़कों पे लोगों को लेना और कहना ये हमारी जमीन है। अरे ये देश की जमीन है, इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं लद्दाख में, आपको पता है राकेश जी। ठीक है राकेश जी, क्या तरीका है इनका बीच में बोलने का? प्लीज मैडम। नीलोफर जी 30 सेकंड और बोलिए करण वर्मा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नीलोफर जी रुक जाइए मैडम, आप कहती है बीच में कोई आपको इंटरप्ट कर देता है, आप दूसरों के बीच में लगातार बोलती रहे। नीलोफर जी रुक जाइए मैडम प्लीज। आपने पोस्ट 370 लेह में यह प्रदर्शन क्या वाकई आपके डेमोक्रेसी के पैमाने पर फिट बैठता है? आप इस पर 2 शब्द नहीं बोल पाए, तो अभी करण वर्मा को सुनिए। राकेश जी, 11 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ये व्यक्ति स्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है फरवरी में इस साल ये पाकिस्तान गए थे क्लाइमेट चेंज के नाम पर। हमारे यहाँ एके एंटनी ने पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा था कि बॉर्डर रोड्स ना बनाना लद्दाख में हमारी स्ट्रेटेजी। आज जब बॉर्डर रोड्स बन रही हैं, कौन वो व्यक्ति है देश की सुरक्षा के खिलाफ जो खड़ा है? वो सोनम वांगचुक है। और इसको किसका सपोर्ट मिला हुआ है? कांग्रेस के काउंसलर्स का सपोर्ट मिला है। ये आज अराजकता पे आग लगाने तक पे पहुंच गए हैं सीआरपीएफ को। ठीक है, देश के विरुद्ध। मैं आगे बढ़ता हूं। सोमनाथ भारती जी, अरविंद केजरीवाल ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया उसकी आखिरी लाइन है, आज देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। तो आप पूरे देश में इसी तरह की लड़ाई चाहते हैं कि आग लगा दी जाए, गाड़ियां फूंक दी जाए, दफ्तर फूंक दिए जाए। देखिए, मैंने साफ साफ पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी हिंसा के विरुद्ध है। डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसात्मक कोई भी कार्रवाई हो, सरकार की तरफ से हो, जनता की तरफ से हो, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पहले थी और आज भी और आगे भी रहेगी। लेकिन साथ साथ में ये देखना होगा कि वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसका कारण क्या था। वो वोट का अधिकार मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे अपने मर्जी की सरकार चाहिए, 6th शेड्यूल का राइट चाहिए। लंबे समय से चला आ रहा है, 6 साल लंबा उनका प्रोटेस्ट रहा है। और क्यों कर रहे हैं पता है आपको? वोट का अधिकार क्यों मांग रहे हैं? वहां की जनता अपने मनपसंद सरकार की मांग क्यों कर रही है? क्योंकि, और भाजपा क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि भाजपा छुपाना चाहती है। क्या? चाइना ने जो गलवान वैली में करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत से छीन लिया, उसको छुपाना चाहती है। लद्दाख कोई छोटा मोटा मुसीबत नहीं है। लद्दाख बॉर्डरिंग है चाइना के और पीओके के। ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो डेमोक्रेसी का के हनन करके भाजपा छुपाना चाहती है। लद्दाख मुसीबत आप देखें, अब सोनम वांगचुक नहीं लद्दाख मुसीबत है, मैं समझा नहीं, जरा इसे क्लियर कर दीजिए। उनकी आवाज बंद करने के लिए भी क्या कर रहे हैं? सोमनाथ जी, लद्दाख मुसीबत है, मैं समझा नहीं सर। सीबीआई ले आइए, सीबीआई ले आइए। नहीं ठीक है, लद्दाख मुसीबत है वो मैं नहीं समझा। मुसीबत है अगर ढंग से नहीं संभाला भारत सरकार ने। नहीं सर, मुसीबत तो नहीं कह सकते, भारत के संभालना होगा। सोमनाथ भारती जी, आप कहिए कि एक चैलेंजिंग स्टेट है, एक चैलेंजिंग लोकेशन है सर। थोड़ा सा शब्दों का लद्दाख मुसीबत है, कल को कोई किसी और रीजन को कह दे मुसीबत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। यू कैन रीवर्ड इट, ऑलराइट, श्योर।
सो लद्दाख बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे चाइना बगल में है, बॉर्डरिंग टू लद्दाख, पीओके भी बॉर्डरिंग टू लद्दाख है, और वहां पे पहले ही 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक, P10, P11, P11A, PP12, PP13, ठीक, जहां की डेप सॉन्ग में जहां के इंडियन ट्रुप जा नहीं सकते हैं। सर, कब से? सर, मई 2020 से। क्या कर रही है भारत सरकार? सोमनाथ भारती जी, आप तो बड़े सीनियर नेता हैं बड़ा अगर सोमनाथ भारती जी, आप तो बड़े सीनियर नेता हैं, एडवोकेट भी हैं, अच्छा खासा पढ़ते लिखते भी हैं सर, अपडेट भी आप रहते हैं, आपको वैसे भी पता होगा कि वहां पर स्टेट का दर्जा मिल भी जाए, सरकार बन भी जाए, तो बॉर्डरिंग लोकेशन पर जो होगा वो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगा। तो सर कहां उधर ले जाकर? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं सर, आप लोग डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आप लोग डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, जो हुआ वो क्या डेमोक्रेसी के पैमाने पर है? 6 अक्टूबर को यह बातचीत होनी थी कंप्लीट स्टेटहुड के दर्जे के लिए, 25-26 को भी एक राउंड की मीटिंग होनी थी, फिर यह हिंसा क्यों हो गई? आप आलोचना कर नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं यह नहीं लिखा कि इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, हमने कहा बार बार ये बात कही है, ये बात उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा इस बात को। और सुनिए, वहां तक बात नहीं है, उत्तराखंड के अंदर, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक पे हो रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा डेमोन्स्ट्रेशन, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देश का युवा अब बहुत थक गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है सर, डिमोन्स्ट्रेशन से, प्रदर्शन से, धरना से, इससे दिक्कत नहीं है। आप इस बात को समझिए, लोकतंत्र की ताकत है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना, लेकिन लोकतंत्र की ताकत वो नहीं है जो लेह में हो गया। लोकतंत्र की ताकत वो नहीं है जो अभी खबर आ रही है कि 20 नेपाल के लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो सर प्लीज, ये डेमोक्रेसी की परिभाषा में थोड़ा सा विचार को, थॉट्स को क्लियर रखने की जरूरत है। भारत का युवा गांधी का सपोर्टर है, नाथूराम गोडसे का सपोर्टर नहीं है, लेकिन भारत का युवा फ्रस्ट्रेट हो गया है बयानबाजियों से, तो ललित अंबरदार और सिर्फ शब्दों से, ललित अंबरदार युवा फ्रस्ट्रेट हो गया है सोमनाथ भारती जी के हिसाब से या विपक्ष के नेताओं के हिसाब से, तो क्या अधिकार या फिर उस फ्रस्ट्रेशन में साजिश की गुंजाइश है जो दिखा लेह में? राकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लद्दाख मेरी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं काम से काफी बार जाता रहा हूं, और वहां पे ना आप जाओगे ना, वहां पे एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। मैं कहता हूं कि पलायन के बाद, कश्मीर से पलायन से होने के बाद, जम्मू मेरा पलायन में घर है, और दूसरा अगर घर मेरा आध्यात्मिक घर है वो लद्दाख के अंदर है। और वहां के लोग इतने भारतीय हैं, जितने यहाँ पे ये टूल किट वाले बैठे हुए हैं ना, उनसे उनको वो, आप ये मत भूलिए कि ये मत सोचे कि वहां पे लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। आप चाहते हैं कि सिविल वॉर हो? सुनिए, ये एक बहुत खतरनाक साजिश है। किसको टूल किट वाला कह रहे हैं? ललित अंबरदार, नाम लीजिए सर, किसको टूल किट वाला बोल रहे हैं? कि मैं बता रहा हूं राकेश जी, मैं बता रहा हूं, आज जो हो रहा है, ये जो इन्होंने सोमनाथ जी ने बताया ना कि उत्तराखंड में वहां के कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं कि लेह से शुरू हुआ है और उत्तराखंड में चल रहा है। ये हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इलेक्टोरली ये नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, तो ये विदेशी ताकतों का जो टूल किट है उसको इस्तेमाल किया जाए। और जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, 3 लाख से कम में असेंबली बनती है। आपके ये जो कश्मीर के बैठे हुए ना, एक असेंबली सीट के लिए 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो 3 लाख के लिए क्या दो मेंबर्स असेंबली बनाएंगे वहां पे? दूसरी बात, ये मत भूलिएगा कि पंजाब, लद्दाख के अंदर कश्मीर जहाज से पहले, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होने से पहले वहां पे यूनियन टेरिटरी बनाने की वहां की मुहिम चल रही थी। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के साथ उनको अलग करना है। ये तब से उनकी जो मूवमेंट चल रही है। तब तो फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नहीं बोला था, तब तो हिंदुस्तान की जो लेफ्ट लिबरल ने कभी उनका समर्थन नहीं किया था। अभी जो हो रहा है, अभी बिल्कुल एक साजिश के तहत, और ये सोनम वांगचुक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कह रहा हूं उनकी जो एक सटल मैसेजिंग होती है सर, सटल मैसेजिंग, वो नेपाल को याद करते हैं। ठीक है। अब मैं अश्विनी मिश्रा, आपकी बारी आती है। आना तो कायदे से आपके पास सबसे पहले चाहिए था, लेकिन जानबूझकर आपके पास सबसे लेट से आया। अब जो बात ललित अंबरदार ने कही कि चूंकि मोदी के खिलाफ जीत नहीं पा रहे, तो लद्दाख को लेह को एक प्रयोगशाला बना दिया गया, क्योंकि यही लेह लद्दाख है कि जब यूनियन टेरिटरी बना तो वहां पर लोगों ने जश्न मनाया था कि चलो हमारी ये एक बड़ी लंबी मांग थी, उससे मांग लिया गया। तो अचानक से तो ऐसा नहीं है, बकौल ललित अंबरदार कि वहां पर स्टेटहुड की बात, चलिए मांग हो भी सकती है, और अगर है भी तो लोकतंत्र में मांग होनी चाहिए, लेकिन फिर ये 20 लोगों का नेपाल से आना, ये विदेशी साजिश की बात सामने आना,
या फिर ये जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि आपके नेता तो एक दिन पहले कह रहे थे कि जाएंगे बीजेपी दफ्तर में घुसकर स्टोन पेल्टिंग करेंगे? पांडे जी बिल्कुल सही कहा, आपको सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशंस की, मुझे लगता है इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार क्या होगी जब इनके चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते हैं, तो या तो ये विदेशी ताकतों पर डालते हैं या डालते हैं कांग्रेस पे, नेहरू पे। इन्होंने, आपको पता है, हाथरस के केस में भी कहा था इसमें विदेशी ताकतें होंगी, बाद में सीबीआई इंक्वायरी कराई गई और वहां पता चला कि वो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, कोई विदेशी ताकत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये भी इनकी सरकार को बदनाम करने के लिए हाथरस की घटना विदेशी ताकत थी। आप कितना शांति सुना, थोड़ी सभ्यता तो रखिए। आप जो भी हैं, आप टूल किट की बात कीजिए, टूल किट की परिभाषा लद्दाख इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी इशू। आप टूल किट है, ये आपके पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। आपको तो रिपब्लिक डे के लिए भी इंपॉर्टेंस नहीं था, आपके केजरीवाल को तो रिपब्लिक डे के लिए। ललित अंबरदार प्लीज बोल लेने दीजिए एक बार, उनको एक बार बोल लेने दीजिए। अगर किसी को कोई इंटरप्शन करना भी है तो सर एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाकर, ये जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। अश्विनी मिश्रा अपनी बात रखिए। पांडे जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बॉर्डर्स लोकेशन होती हैं वो स्टेट मैटर नहीं होती हैं, बस शायद ये बात आपको करण वर्मा जी को भी समझानी चाहिए। करण वर्मा जी भी कह रहे थे कि वहां पर वांगचुक जी जो है कांग्रेस काउंसलर्स के साथ मिलकर के इन्फिल्ट्रेशन कराने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब क्या मजाक चल रहा है देश में कि आप बोल रहे हैं वहां पर कोई आम नागरिक विरोध करेगा और वहां इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, लोग घुस आएंगे, देश की सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो जाएगा। हमारी आर्म फोर्सेस हैं, बीएसएफ हैं। करण जी आप क्लैरिफाई कर देना, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं मुझे फैक्ट चेक भी कर देना, बट मुझे बोलने दो, जो मैंने सुना मैं उसके हिसाब से उत्तर दे रहा हूं। रही बात आंदोलन की, जब गुर्जर आंदोलन होता है राजस्थान में 72 लोग मारे जाते हैं, पुलिस ओपन फायर करती है, सुनिए सर, तो क्या उसमें अश्विनी मिश्रा सुनिए ना, एक तो आप राजस्थान पहुंच जाएंगे, आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लेह लद्दाख पर बातचीत नहीं करेंगे। करण वर्मा में आता हूं, सुनिए सर प्लीज। एक जो अमित मालवीय ने, जो बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया और उसमें आपके कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं दोरजे नोरबू, क्या वो वीडियो गलत है? जिन्होंने कहा था कि बीजेपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ स्टोन पेंटिंग कर देंगे, ये क्या विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है? कल को बीजेपी वाले कहा कि हम कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे, ये सही होता है क्या? आता हूं सोमनाथ जी। पांडे जी वहां आप वहां जाकर के सबकी चेक कीजिए, वहां बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे। वो बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता से पहले वहां के नागरिक हैं जो 5 साल से अपना अधिकार मांग रहे हैं। मतलब कांग्रेस वाले शामिल, आप ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का, कांग्रेस कार्यकर्ता पहले नागरिक है इसलिए उसमें शामिल है। के नेता भी आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे, क्योंकि नहीं होंगे से क्या मतलब है? पहले आप अपने वाले की बातचीत करिए। 5 साल से उनके पास पहले नहीं अश्विनी मिश्रा, पहले आप अपने वाले की बातचीत करिए कि कांग्रेस के नेता है लेकिन पहले चुकी नागरिक है, इसका मतलब कांग्रेस वाले शामिल हैं। जब पांडे जी मैं कह रहा हूं वहां आंदोलन करने वाले लद्दाख के रहने वाले लोग प्लीज हैं, एक तो नहीं सुनिए ना, आंदोलन और अराजकता में, सुनिए अश्विनी मिश्रा जी सुनिए सर 30 सेकंड सुनिए, फिर आ रहा हूं। आंदोलन अराजकता में फर्क होता है, तो आंदोलन और अराजकता को एक में मत जोड़िए, एक धागे में मत पिरोइए। तो आंदोलन अलग चीज है, अराजकता अलग चीज है। डेमोक्रेसी में आंदोलन परमिटेड है, अराजकता परमिटेड नहीं है सर। अराजकता करेंगे तो फिर सुरक्षा बल देखेंगे, तो फिर पहले तय करिए कि जो कल हुआ वो आंदोलन था या अराजकता थी? मेरे हिसाब से अराजकता थी, पहली बात। पांडे जी सुनिए सर, पहली बात। और दूसरा सवाल आपसे, ये देश गांधी जी का है, ये पूरा देश। अरे ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, अभी ये देश गांधी का है, ये आप कोई नई बात नहीं बता रहे सर। आप अगर ये देश में बच्चा जानता है कि ये देश गांधी का है, तो लोग जो है ठीक है। अब सुनिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सरकार निकम्मी। मान लीजिए आपके हिसाब से कोई सरकार निकम्मी हो गई, तो उसको हटाने का तरीका क्या है? डेमोक्रेसी में चुनाव के दौरान आप जनता को कन्विंस करिए कि सरकार निकम्मी है, जनता हटा देगी, कि ये उतर कर आगजनी होगी। ये बात जाकर के इनको उन आंदोलनकारियों को समझानी चाहिए ना, उनसे बात करनी। ये विषय इसमें कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का विषय कहां से आ गया? अरे क्यों विषय नहीं आ गया? बयान देने के लिए आपका विषय है, नहीं समझ सकता तो हट जाइए, ये कहने के लिए आपका विषय है। आपकी पार्टी के पार्षद जाकर वहां पर शामिल हो जाएं, ये आप कहते हैं कि वो तो नागरिक के तौर पर हैं, तब आपका विषय अलग हो जाता है। करण वर्मा आप कुछ कह रहे थे, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। इनका काउंसलर है फुनजॉक्स डैंजिन, जिसने कि वहां पर आग लगाई, जो कि नजर आ रहा है और अब चार्ज्ड है कानूनी प्रक्रिया के तहत। मैं बस अश्विनी जी से एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आए बाएं साए मत जाइएगा आप।
जब ये सोनम वांगचुक ये बात कहते हैं कि हमारे देश की सेना इस कदर नाराज हो गई है कि अब गुरखा जो हैं वो चीनी आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, आप इसका साथ खड़े होते हैं या इसकी निंदा करते हैं? हाँ या ना बोलिए बोलिएगा मिश्रा, बस। सीधा सवाल सीधा जवाब। अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और आपको लगता है एंटी नेशनल है तो आप जाके अरेस्ट करिए। आपको क्या लगता है? क्या वो आपका हमारे क्या मत पार्टी है? के आपका लीडर हैं काउंसलर जो मैं उनके साथ उनके क्यों खड़ा है? स्टेटमेंट पे जवाब दूं? आपका नहीं, आप काउंसलर बताइए उनके ना। साथ क्यों खड़ा है? रही बात ये उन्होंने निकलिए जो मत यहाँ अग्निवीर पर। पे सवाल यहाँ उठाया पर वो सवाल निकलिए हम भी मत। उठा रहे हैं, हम भी देखिए, मानते सुनिए, हैं, यहाँ पकड़े हम जाते भी हैं। मानते हैं कि जब जो इनके अग्निवीर नेता स्कीम फाइट है, अगेंस्ट द वो इंडियन स्टेट सरासर कहते अन्याय हैं है। तो ये लाजमी है भाई। ठीक। वो देश इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, ठीक। बाहर जाके कहते हैं यूएस यूके में इंटरवीन करो हमारे देश में। ठीक है। क्या सिख यहाँ पे पकड़ी चलिए, पहन पाएगा? सोमनाथ भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे सर, अपनी बात रखिए और मैं फिर उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं जो आगे का है कि ऐसे तो कांग्रेस से आजकल आपका बहुत मतलब जो तकरार था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये ले प्रयोगशाला बन जाए, क्या इसमें भी आपकी सहमति है? देखिए, सबसे पहले मैं करण जी का वो स्टेटमेंट जो था कि 3 लाख पॉपुलेशन है, कैसे असेंबली बन जाएगी। देखिए, सिक्किम में 6 लाख मैंने नहीं बोला पॉपुलेशन, ये। असेंबली मैंने है नहीं बोला 32 लेजिस्लेटिव सीटों का। मुझे मिसकोट मत करिए भारती जी, मैंने ऐसा कुछ करण जी ने बोला, पता नहीं अरे वो ललित अंबरदार ने कहा था भारती जी, ललित जी ने कहा था, करण वर्मा ने नहीं कहा। 6 लाख, हाँ ठीक, हाँ तो उनको कह दें कि 6 लाख पॉपुलेशन पे 32 सीटों वाला असेंबली है सिक्किम में, इसलिए वहां भी बन सकता है असेंबली। आता हूं ललित जी। और किसी भी राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान वहां की असेंबली करेगी, आप नहीं करेंगे। केंद्र में बैठा व्यक्ति, दिल्ली में बैठा व्यक्ति, उसे क्या पता वहां क्या समस्या है? एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए करके हाँ। असेंबली के जरिए लोगों को अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने का अधिकार है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए और कोई भी डेमोक्रेसी वहां के जनता के मतों से बनता है। दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह डेमोक्रेसी का जो हनन किया है बीजेपी ने, इस प्रकार से वहां के मतों का एक अच्छा भारती जी अनादर बोलिए, किया है मैं बोल दूं बीजेपी ने। जवाब। अगर वोट से ना जीतते हो तो वोट चोरी करने लगते हैं, वोट चोरी ये कर रहे हैं ईवीएम के राकेश जी, मैं साथ। बोल सकता हूं इसके ये ऊपर अपने- क्या अच्छा, एक बात बताइए भारती जी, करण वर्मा, भारती जी एक बात बताइए, ये ले में जो कुछ हुआ आपको इसमें साजिश वाला एंगल कहीं से दिखता है कि नहीं दिखता? उसका समाधान कौन लाएगा? आपको दिखता है नहीं सर? पेट नहीं भरता हाँ है भारत ना? का। फिर मैं इसका जवाब लेता हूं। क्या चीज? मैं कह रहा हूं लेह लद्दाख में जो कुछ हुआ इसमें आपको साजिश वाला एंगल, प्रयोगशाला वाला एंगल आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? देखिए, मैं ये कह पा रहा हूं पांडे जी, आप देखिए बड़े सीनियर जर्नलिस्ट में ये कह पा रहा हूं, जो कुछ भी हो सरकार जांच करे, जो रिस्पॉन्सिबल उसको पकड़े, लेकिन इसका जो जहां से ये बात उठी, अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीकेज, इंडियन सॉइल के ऊपर चाइना का अधिकार, ये सारी बातें गौर नहीं हो भारती जी, सकती। तो सर इन सारी इस पे बातों आप का समाधान लाना हल पड़ेगा जो है वो डेमोक्रेसी में आगजनी और तोड़फोड़ से नहीं निकलता है सर। या तो इलेक्टोरल सिस्टम से सरकार बदल दीजिए और या तो प्रदर्शन करके सरकार को झुका दीजिए, लेकिन उस प्रदर्शन में सर ये तोड़फोड़ आगजनी जस्टिफाइड नहीं है। कभी भी ठीक है, क्योंकि आपने ललित जी को कोट किया था, पहले ललित जी 30 सेकंड, फिर करण वर्मा आता हूं। हिंसा कंडेम करता हूं। राकेश जी, सिक्किम का एरिया और लद्दाख का ज्योग्राफिकल एरिया कंपेयर करेंगे आप? 4 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है लद्दाख का। कैन यू इमेजिन लॉजिस्टिकली? जम्मू कश्मीर और कश्मीर का जो 5 अक्टूबर 2019 को जो हुआ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी ना, जो पाकिस्तानी जहाज की प्रॉब्लम है, वो 1/3 रह गई है लद्दाख को अलग करने से। दूसरी बात, टूल किट थोड़ा समय कम है, करण वर्मा 15-20 सेकंड में अपनी बात करेंगे, फिर नीलोफर जी का आखिरी जवाब आपसे लूंगा। करण वर्मा 15-20 सेकंड। देखिए राकेश जी, ये वही हैं हमारे सोमनाथ भारती जी, आदरणीय सोमनाथ भारती जी, जिनको दिल्ली में पूरी स्टेटहुड चाहिए थी। मतलब हक पूरा चाहिए हमें, अकाउंटेबिलिटी शून्य चाहिए। आज अगर मैं बताऊं, पिछले 10 साल में लद्दाख में जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है बीआरओ के द्वारा, वो 70 साल में नहीं हो पाया, सिर्फ इस कारण से क्योंकि आज यूनियन टेरिटरी बनी, सेंटर का अधिकार क्षेत्र है। क्या हम अपने देश की सुरक्षा को और इंफ्रास्ट्रक्चर को दांव पे लगा देंगे आपके झूठे डेमोक्रेसी वाली बात? नहीं, लेकिन उस सबके बावजूद अगर किसी की मांग है तो करे मांग, प्रदर्शन भी करें। नीलोफर जी आप कुछ कह रही हैं, प्लीज नीलोफर मसूद, नीलोफर जी बोलिए। उस पे कोई मोल भाव नहीं। नीलोफर जी 20 सेकंड। इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी सड़कों पर है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है युवा सड़कों पर? कोई तो वजह होगी ना।
अगर इतने 14 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा, चाहते क्या है वो? डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करना यही चाहते हैं वो। ठीक है। चाहे वो 3 लाख है, चाहे वो 2 लाख है, मैडम, जो भी उनकी पॉपुलेशन समय इतना ही है, क्या उनका राइट? समय इतना ही है। 14 दिन नहीं, 14 महीने प्रदर्शन करना पड़े तो लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में कहेंगे कि ये हो जाए ना, आप फिर पोस्ट 370 से शुरू करेंगे ना, भूल जाइए 370, कुछ नहीं होने वाला है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.